चलो। गुड तो इवनिंग ऑडियंस। हम्म। आज का हमारा जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम हमारे जो मेंटर हैं आज के रहेंगे डॉक्टर संजय सोलंकी। और हेलो। टॉपिक ऑर्गेनन का है। आ, अक्सर आ, हमारे होम्योपैथ्स आ, के लिए एक टफ टॉपिक रहता है ये। डेयर एनिवर्सरी मंथ है हमारा। हमने पहले भी बोला है कि हर रोज एक जूम लेकर आ रहे हैं विद सीनियर मेंटर। तो प्लीज आप मिस मत कीजिए। अगर आपका किसी बहाने ये मिस हो रहे हैं सेशंस तो आप हमारे यूट्यूब लिंक पर जाएंगे। यूट्यूब लिंक के लिए आप DR फुल स्टॉप और मेरा नेम टाइप कीजिए प्रोमिला नेहरा। यूट्यूब लिंक पर जाइए, नहीं तो डेयर पेज हमारा फेसबुक का है, वहां जाके आप हमें देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए डॉक्टर संजय सोलंकी हैं हमारे साथ। ऑर्गेनन के टीचर हैं और पहले भी कई बार एलएम पोटेंसी, क्रॉनिक डिजीज या और कुछ चैप्टर्स लेके आए हुए हैं। तो वेलकम डॉक्टर संजय। हेलो। हेलो सर। वेलकम। बस वेलकम। तारीफ बहुत ज्यादा है पर शब्द कम है संजय तुम्हारे लिए। तुम जिस तरह से डेयर को सपोर्ट करते हो वो अनबिलीवेबल है। अच्छा। और जिस तरह से मैनेज कर रहे हो डेली डेली जूम को वो अनबिलीवेबल है। और थैंक यू उसके लिए। लुकिंग चलो, फॉरवर्ड फॉर योर कोई नहीं। गाइडेंस सर। आज का जो टॉपिक है ना, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ यस जी, हाँ सर। जी। हाँ जी। ओके। आज का जो टॉपिक वो प्रमिला ने बोला ऑर्गेनन का है तो ऑर्गेनन का। लेकिन हमें समझना चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई होम्योपैथ बोलता है कि अब हैनीमन 200 250 साल पुराना हो गया है। हाँ? अब नॉलेज तब ये नहीं था, तब वो नहीं था। लेकिन हैनीमन ने इतना ब्रॉड विजन दिया है। वो विजन से अगर देखा तो आज और 1000 साल बाद भी जो भी चेंजेस आएंगे तो वो होम्योपैथी के उस प्रिंसिपल में बैठ जाएंगे। हमें वो नजरिया होना चाहिए। तुम्हारा नजरिया कैसा है? एलोपैथिक टाइप वे है, तुम्हारा नजरिया होम्योपैथिक टाइप वे है। तो ये समझना कि होम्योपैथी का टाइप क्या है, वो नजरिए का। तो सबसे पहले मैं आज एक्चुअली क्रॉनिक डिसीज का स्टार्ट करने वाला था। लेकिन सबसे पहले मैं ये जताना चाहता हूँ, कोई भी हैनीमन की चीज अगर समझनी है ना, उसके ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसने क्रॉनिक डिसीज स्टार्ट की है जब बच्चा एक मदर के ऊम में होता है। वहां से लेके उसकी जर्नी स्टार्ट होती है डिलीवरी तक, मीन्स प्रोसेस ऑफ लेबर। उसके बाद में वो हैंडलिंग बेबी की, उसके बाद में उसकी नर्सिंग, उसके बाद में जो भी हॉस्पिटल के बाहर घर में नर्सिंग होती है। हाँ। और ये पूरा जो जर्नी है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है बेबी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो मदर बेबी का कनेक्शन है अंदर, वो डिफरेंट है। अंदर से जब बाहर आ रहा है उसके बाद, जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, वो एनवायरनमेंट है या फिर वो नर्सिंग के दौरान हैंडलिंग है या फिर वो फीडिंग है बेबी को। जैसे छोटा होता है तो इन्फेंट होता है तो मिल्क की फीडिंग होती है। फिर वो उसको अगर वो लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग, वो उसका भी है। साथ में वो बाद में एनकाउंटर करता है वैक्सीन्स को। उसके बाद में एनकाउंटर करेगा वेरियस फैक्टर से। जैसा जैसा बड़ा होगा, फिर लाइफ का एक ग्राफ होता है, लाइफ टू डेथ अगर ग्राफ है ना, तो एक पीक से वो चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। जैसे समझ लो कि लाइफ अगर हमारी कितने साल की है, 100 ईयर तो बोलते हैं लेकिन 100 ईयर्स नहीं है अभी।
हाँ, 60-70 ईयर्स पकड़ लो, तो 30-35 ईयर्स तक हाई जाता है, और उसके बाद में डिक्लाइन फेज चालू होती है हमारी डेथ तक। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी जिस टाइप से बिल्ड हुई है, हाँ, वो ग्राफ चढ़ता जाएगा मिड लाइफ तक, उसके बाद में ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा। तुम मेडिसिन पेशेंट को कौन से फेज में दे रहे हो, ये मैटर करता है, ये इंक्लाइन वाला है या डिक्लाइन वाला है। हाँ, तो इसने समझा है लाइफ प्रिंसिपल से। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या बोली है कि बॉडी की ससेप्टिबिलिटी क्या है। मैं इसलिए ये बातें ये लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एज ए होम्योपैथ थर्ड एपोरिज्म में क्या बोला है कि हमें नॉलेज ऑफ डिसीज होना चाहिए, हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, हमें उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हाँ, और उसके ऑब्स्ट्रकल्स भी पता होनी चाहिए, तो ही तुम वो पेशेंट को होम्योपैथिकली ट्रीट करोगे। और तो नॉलेज ऑफ डिसीज तो हम बोलते, तो ना नॉलेज ऑफ डिसीज क्या है, तो वही बोलेंगे नॉलेज ऑफ डिसीज वही है जो एलोपैथी से प्रिजुडाइज हमारे दिमाग के अंदर गई है। तो हैनीमन तो बोलता है कि सीधा पर्सन बीमार है, राइट। तो इतना इजी नहीं है कि पर्सन बीमार कहाँ है। तो सबसे पहली बात है, हमें समझना पड़ेगा ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है। मैं बहुत डिटेल में बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑर्गेनन की कोई होम्योपैथिक कॉलेज की क्लास नहीं है, एक मैच्योर्ड होम्योपैथ की क्लास है। तो मैं बहुत ब्रॉडली बोलूंगा, समझने की कोशिश करना। ससेप्टिबिलिटी हमारी बिल्ड बॉडी की वो एबिलिटी है एक्सटर्नल इसको रिस्पॉन्ड करने की। हमारी बॉडी जिस टाइप की बनी है उस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। सपोज हमारे बॉडी में जो सेल्स है, वो सेल्स की फंक्शन उसी तरह से होगी जिस तरह से उसकी बिल्टअप बनी है। बात समझ रहे हो? हाँ, हाँ, अभी हमारी बॉडी किस तरह से बनती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, शायद बहुत जनों को ये धक्का लगेगा। एंटीसोरिक रेमेडीज या एंटी माइजमेटिक रेमेडीज, पूरी की पूरी रेमेडीज ये एंटी माइजमेटिक नहीं है। पूरी की पूरी डिसीजेस ये एंटी माइजमेटिक नहीं है। हैनीमन ने यही बोला है कि एक्यूट डिसीजेस छोड़ के जो क्रॉनिक डिसीजेस होते और जो एक ट्रिगर से आते हैं, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सोरा या साइकोसिस या सिफिलिस, एक ब्रॉड टर्म यूज करता हूँ, समझने की कोशिश करो। तो ये बातें माइजम ये पूरे के पूरे डिसीज को लागू नहीं होगा, जो भी, क्योंकि बहुत सारे सीडो क्रॉनिक डिसीज होती है ना। तो और कोई डिसीजेस जैसे मेंटेनिंग कॉज के वजह से होती है, तो वो इसमें नहीं आएगी। और माइजमेटिक रेमेडीज का ये रोल है कि वो रिलैप्स जो आ रहा है वो रिलैप्स रोकने का। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्रॉनिक डिसीज, जो डिसीज हम बोलते हैं होम्योपैथिकली, वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल जो भी तुम लोगों को माइजमेटिक डिसीज बोलते हो, तो अब मैं माइजम तो नहीं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका आइडिया बहुत दे दूंगा। बहुत एक फॉल्स ये जा रहा है सोसाइटी में, बहुत सारे ऑथर्स अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं।
लेकिन एक ब्रॉडर आइडिया से अगर देखा, ये आइडिया हो हैनीमैन का इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। और ये तुम्हारा विजन बहुत इतना ब्रॉड करेगा कि तुम आज से 1000 साल बाद भी जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये तो इसमें बैठता है ना। इसके बाहर तो नहीं जा रहा है ये। तो सबसे पहले आए, ये आता है कहाँ से? एक बच्चा जब पैदा होता है तो इसके जो हार्मोन, सॉरी, जीन्स होते हैं ना, दो बोथ पेरेंट्स से आते हैं, दोनों पेरेंट्स से आएंगे। अभी मेरे पास एक ये है, मैं एक 5 मिनट के लिए छोटा सा स्क्रीन शेयर करूंगा। आ गया? ओके, ये दिख रहा है ना? हेलो? हाँ जी सर, हाँ जी, अभी स्टार्ट हो रहा है। अब दिख रहा है। हाँ जी। आ गया सर्कल्स आ रहे हैं हाँ जी, कलरफुल। ये एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे ब्लू सर्कल है और येलो सर्कल है ना? ये दोनों को मिला के यहाँ पे तुम देख रहे हो सेंटर में येलो और ब्लू मिक्स हो रहा है, तो दोनों का मिला के ग्रीन बना है ना? तो ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लू है, सपोज उसके फादर का है, येलो है उसके मदर का है, तो बच्चे का जो बनेगा वो ग्रीन बनेगा। हाँ, अभी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है फादर का जो भी माइज्म है, उसकी बॉडी इस तरह से बनी है। अब जैसी बॉडी बनेगी वैसे वो फंक्शन करेगी, वैसे ही ये सेंसेशन करेगी। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेवलपमेंट कम हुई है ये बात नहीं कर रहा हूँ। या कंजेनाइटल डिसीजेस में हम देखते हैं कि कोई कोई बच्चे की कुछ डेवलप ही नहीं हुआ है, जैसे 9 महीने में डेवलप होना चाहिए था, आ, वो डेवलपमेंट किसी बच्चे में 1.5 साल में डेवलप हो जाएगा। उसका फंक्शन स्टार्ट थोड़ा डिले हो जाएगा। मतलब डेवलपमेंटल डिले फैक्टर अलग है, एक डिसीज अलग है, और फिजिकल कंस्टिट्यूशन अलग है। अभी ये जो बच्चा है ना, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फादर के हैं मदर के, दोनों भी दिखेंगे। मैं ये देख लिया ना? एक मिनट, कहाँ गया? ओके, तो इसमें दोनों भी दिखेंगे, लेकिन बच्चे की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो खुद उसके ऑर्गन्स, उसके सेल्स फंक्शन करेंगे। हो सकता है वो फादर मदर से कोई अलग से, क्योंकि ये हम देखते हैं उसका तो ब्लू कलर है, इसका तो येलो कलर है, इसका ग्रीन हो गया। हाँ, तो इसकी खुद की एक क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बनेगी। और ये ससेप्टिबिलिटी वो डिसीज या ये नहीं बोल सकते, एक एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, इसकी वो नॉर्मल सी फंक्शन है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है? अभी कौन है? चलो, और ये होगा ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहाँ से हम लोग, हैनीमन ने क्या बोला है कि हम लोग बात करते हैं डायनामाइजेशन। मैं एलोपैथी और होम्योपैथी में जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें बोला है कि डायनामाइजेशन से, और इसने क्या बोला है कि जितनी भी ये डीसीएस होती है, हम अगर पूरी हिस्ट्री देखा जाए तो एक्यूट डीसीएस ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्यूट डीसीएस कितनी भी सीवियर हो, वो ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हनीमन बोलता है कि ये ट्रीट हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कई इंडिविजुअल्स में हमें देखा है कि रिलैप्स हो रही है।
हाँ, अब ये इंडिविजुअल्स कौन से हैं जिसमें रिलैप्स दिखता है हमें। तो उसने देखा कि जो लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टाइप की क्रॉनिक डिसीज से अफेक्टेड है, और वो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ जो उस टाइम के थे, वेनरल डिसीज। और हैनीमैन ये भी बोलता है कि वेनरल डिसीज ये भी ट्रीट करना बहुत आसान है। ये एक्यूट डिसीज की बात कर रहे, जो एक्यूट सिम्टम की बात कर रहे, जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे। हाँ, तो ये भी और प्राइमरी वेनरल के प्राइमरी हो या वेनरल के सेकेंडरी हो मैनिफेस्टेशंस, ये तुम अगर उस टाइप की रेमेडी देते हो, जैसे सिफिलिस में हम मर्कसॉल जैसी रेमेडी है, या फिर एसिड नाइट्रिक जैसी रेमेडी है, ये देते हो, तो बहुत आसानी से वो ट्रीट हो जाते हैं और कंप्लीटली ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि उसका रूट एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इंडिविजुअल पे जा रहा है। हाँ? और दूसरा टाइप इसने बोला है कि जो गनोरिया है, गनोरिया से आती है। अभी देखना कि उस टाइम के डीसीएस मैंने यूज किया वर्ड कौन सा, वेनरल डिसीज। हाँ, वेनरल का मतलब क्या हुआ, द डिसीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। हाँ, अभी ये वर्ड ही ले लो कि जितने भी डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट होते, ये कैटेगरी में आएंगे। उस टाइप में दो थे, आज उसकी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, और उस टाइप में उन्होंने जो एंटी माइजमेटिक रेमेडीज में रेमेडीज डाली, वो उसका नंबर कम हो सकता है। आज कुछ और रेमेडीज उसके अंदर जाएगी, लेकिन उस तरह से ड्रग प्रूविंग आज तक उसके बाद में कहीं हुआ नहीं। हैनीमैन ने जो स्टडी की, ये स्टडी उस बात की है क्रोनिक डिसीज की, जितनी भी रेमेडीज उसने प्रूव की थी, उसकी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स थे, वो सिम्टम कैटेगराइज की थी ये क्रोनिक डिसीज की थ्योरी के अकॉर्डिंगली। मतलब कौन सी रेमेडी ये वेनरल पे काम करेगी, कौन सी रेमेडी नॉन वेनरल पे काम करेगी। मतलब काम करेगी, मतलब ये नहीं है कि उसको सबसाइड करेगी, लेकिन वापस से रिलैप्स, रिलैप्स स्टॉप करना, ये प्रायोरिटी एम था। ये एम होम्योपैथी में क्यों है कि रिलैप्स स्टॉप होना चाहिए। कौन सा ऑर्गेनल में तो इसमें दिया है ना, हम परमानेंटली ठीक करते हैं, जेंटल वे से ठीक करते हैं। अगर वो सारे एम्स अगर हमारे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। तो रेमेडी की इवोल्यूशन, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम की इवोल्यूशन, एंड फिर उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या था, पहले ड्राई डेज देते थे फोर्थ ऑर्गेन में, और वेट एंड वॉच पेशेंट कितना एग्रेवेट हो रहा है, फिर लेकिन तुम्हें रुकना पड़ रहा है, जैसे 7 दिन 8 दिन या 15 दिन या 1 महीना, उसके बाद में पेशेंट आएगा, इस बीच में कितना भी एग्रेवेट होने दो, रुक जाओ, उसके बाद रिपीट करेंगे। लेकिन हैनीमैन ने बोला है कि ये गलत है, यह हमारे प्रिंसिपल में नहीं है। पेशेंट का जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसको उस टाइम पे हमें देना, प्रिस्क्राइब करना आना चाहिए, जब पेशेंट को जरूरत है रेमेडी की। और जितनी भी रिपीटेशन करे, वो रिपीटेशन हार्मलेस हो, उससे पेशेंट को कुछ डैमेज ना हो। राइट। तो ये बेसिकली जितना भी एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में उसने क्या देखा है कि
ओनली 15% ऑफ केसेस ये वेनरल डिसीज से होते हैं। मतलब जिनको वेनरल डिसीज हुआ है, एक, और जिनका वेनरल डिसीज प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है। ये एक बात समझ लो, जिसका प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, रॉन्ग वे से ट्रीट हुआ है, और फिर वो सेकेंडरी फैक्टर इसमें चला गया है, तो ऐसे इसमें। और लेकिन उसने वो क्या बोलता है कि ये डिसीजेस सिर्फ 15% है, और फिर बचे वाले 85 कौन से हैं? बचे वाले 85% कौन से डिसीजेस है? नॉन वेनेरेबल। नॉन वेनेरियल डिसीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विच आर नॉट वेनरेबल, which are not the chronic disease which are not originating from venereal cause. The chronic disease which are not originating from sexually transmitted diseases. इसमें दो ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजेस विच अराइजेस आफ्टर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज एंड विच आर अराइजिंग आफ्टर where sexually transmitted disease haven't yet infected, or person haven't been yet had that sexually transmitted disease. मतलब एक को वेनरल डिसीज हुआ है और दूसरे को वेनरल डिसीज नहीं हुआ है। पहले में तो उसने बोला है कि ये कॉज है क्रॉनिक डिसीज का, जिनको वेनरल डिसीज हुआ है। और फिर बचता है कि हम बोल रहे कि दूसरा बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको वेनरल डिसीज नहीं हुआ है, तो ये ग्रुप में कॉज क्या हो जाएगा? तो उसने फिर से सारे केसेस, अपने केसेस, अपने कलीग के केसेस, अपने स्टूडेंट्स के केसेस, फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स के केसेस, वो खुद भी एक एलोपैथ था, और फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के ऐसे हजारों केस लिए, उसमें से 100 केसेस उन्होंने क्रोनिक डिसीज बुक में एक्सप्लेन किए। और सारे केसेस अगर हमने देखे कि सारे केसेस में वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन डिसीज, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन डिसीज। अब मुझे सरन और समीक्षा, तुम बोलो, एक 5 नाम बोलो स्किन डिसीज की। 5 नाम स्किन डिजीजेस में। हाँ सोराइसिस, लाइकल प्लैनस हाँ हाँ और लेप्रेसी हाँ 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 और एक्जिमा। हाँ हाँ। और एक रह गया और ठीक है, बाकी का तुम हर्पीज। बोलो। हर्पीस। और और भी 5 बताने। 4 तो बोलो मैंने बता जितने दिए। बोल। अरे मैं इसलिए ये 5 बोल रहा हूं। अगर हम 5 याद नहीं रख सकते हैं, हैनीमैन ने 100 के ऊपर, 200 के ऊपर कैसे ये करे? हाँ। और ये 5 नाम जो हमने आज लिए हैं, ये 5 नाम में से तुम देखोगे तो बहुत वेरियस है, मतलब वैरायटी है उसमें, सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है। स्कैबीज हुआ, हाँ, हर्पिस हुआ, लिचेंस हुआ, फिर एलोपेशिया। एलोपेशिया हुआ, हाँ, एक में भी हो गया कोई सर। फंगल फंगल इन्फेक्शन हुआ, दूसरा कुछ हम्म। वायरल इन्फेक्शन हुआ, हाँ। तो इसमें मोस्ट अगर कॉमन सर एक्ने आता है आजकल तो। हाँ, एकने। एक्ने। ओके, एकने, एकने ले लो। हाँ, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, वो तो बड़े सारे आ जाते हैं ऐसे सिंपल बहुत सारे, सिंपल वाले। बहुत सारे नाम, जितने नाम तो तुम सोचोगे इतने सारे नाम हैं। हाँ। और विटिलिगो। तुमने अगर इसमें जैसे इसमें देखा कि हमने बोला है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज है, इसमें जैसे सिफिलिस में उसने देखा कि जहाँ डायरेक्ट अल्सर्स होते हैं,
फिर साइकोटिक में देखा है, गनोरिया में वहाँ स्ट्रिक्चर बनता है ना। फिग वार्ड डिसीज नाम दिया है, बराबर है। फिग वार्ड डिसीज नाम दिया है, मतलब वो गठान बनेगी जो टिश्यू की। और यहाँ पे तो कॉमन से कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो हर्पेस है, ये स्कैबीज है, ये है। तो यहाँ से फिर हमें समझना है कि हाँ, ये डिसीज का नाम लेके मतलब नहीं है। स्किन के डिसीज का हमें तो पता है कि स्किन कॉमन है, लेकिन स्किन तो डिसीज नहीं है। स्किन तो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, है। तो इसमें सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या होता है स्किन में? कोई भी डिसीज का नाम लो। खुजली, इचिंग। इचिंग, कोई ना कोई परसेंटेज में इचिंग स्किन डिसीज में रहेगी, विथ और विदाउट इरप्शन। इरप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो सेंसेशन ऑफ इचिंग। इसीलिए उसने नाम दिया है ईच डिसीज। ये ईच डिसीज कोई कुछ भी हो सकती है, ये स्कैबिज हो सकती है, हर्पेस हो सकता है, ये लीचन हो सकता है, ये फंगल इन्फेक्शन कोई और टाइप का हो सकता है, राइट। तो ये इसको नाम दिया है ईच डिसीज। यहाँ पे डायरेक्ट वेनरल कॉज है। फिग वार्ड जैसे ये है, अल्सरेशन एक फैक्टर है। और यहाँ पे ईचिंग, ये है ईचिंग, जो ईच है, ये फैक्टर है जो ट्रिगर करेगा। नॉन वेनरल में ईचिंग ये ट्रिगर करेगा। ईचिंग कितने भी सिंपल से लेके कितने भी ड्रेडफुल डिसीज में हमें दिखेगी। ये इसने बोला कि विथ और विदाउट इरप्शन, ठीक है। ओके, अभी इसके पहले, आगे बढ़ने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात, एक मोडस ऑपरेंडी बोली ऑर्गेनन में, कि ये इन्फेक्शन किस तरह से होते हैं। हम लोग बात करते हैं डायनेमिक डिसीज की। हम लोग वो बात नहीं कर रहे कि इन्फेक्शन हो रहा है एंड फिर वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बात नहीं कर रहे। हाँ, वेनरल में वो लागू हो सकता है। वेनरल में उसका जो ये बोला है मोडस ऑपरेंडी, वो अलग टाइप का है। और लेकिन जो हनीमन ने वर्क किया है ना, ये सारा वर्क नॉन वेनरल इस पे किया है। तो प्रोसीड करने के पहले मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। वेनरल की बात करें, वेनरल की बात करें, वेनेरियल में हम लोग क्या देखते हैं? इन्फेक्शन होने के लिए कंडीशंस चाहिए। सेक्सुअली डिसीज, ट्रांसमिट डिसीज होने के लिए कंडीशन चाहिए। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है, वहां पे फ्रिक्शन होना जरूरी है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या? ऑडियो ऑफ करा प्लीज। ऑडियोज ऑन है किसी के? साक्षी बेटा, समीक्षा, आपके ऑडियोज ऑन है बेटू, म्यूट कर लो। हाँ, फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जस्ट डिफाइन फ्रिक्शन। A force which opposes motion. कौन बात कर रहे Sir, Rolly. हैं?
वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ, बात करोगे ना तो वीडियो। हाँ, फ्रिक्शन क्या बोले? नमस्ते सर, एक फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, रोकता है। यहाँ पे रगड़ है, रबिंग रबिंग रबर, रबिंग फोर्स है और साथ में प्रेशर है। बात समझ रहे हो? फोर्स है और प्रेशर है। हाँ, ये फ्रिक्शन जरूर है। अनलेस एंड अनटिल फ्रिक्शन ना हो, वेनरल डिसीज पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ये पहली बात। सेकेंड बात, वो फ्रिक्शन कहाँ पे होना चाहिए? वो डेलिकेट थिनेस्ट कुटिकल जो नर्व्स एंड ब्लड से अबेंडेंट है। और ये बॉडी के कौन से पार्ट है? वो जेनेटल्स होते हैं, जहाँ पे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, वहां पे नर्व्स बहुत ज्यादा होती है, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होता है। तो ये पार्ट पे अगर फ्रिक्शन होता है और वहां पे अगर कांटेक्ट होता है वेनरल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या फंगस हो सकता है, तो ही वो इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करेंगे। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जरूरी है। तो हर एवरी टाइम जितने भी बार एनकाउंटर करेगा पर्सन, जितने भी टाइम पर्सन एनकाउंटर करेगा ये इन्फेक्शन को, एवरी टाइम इसके चांसेस इन्फेक्ट करने के नहीं रहेंगे। वो डिपेंड करेंगे फैक्टर्स के ऊपर, कितना फोर्स है, कितना फ्रिक्शन है, कितना डैमेज हुआ है वो स्किन या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, और फिर वो वायरुलेंस ऑफ जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसका वायरुलेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन के वजह से वेनरल डिसीज पर्सन को इन्फेक्ट करने, पर्सन मतलब वो इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करने के चांसेस ये 50-50 हो जाती है। अगर 100 इन्फेक्ट करेंगे तो उसमें से हो सकता है 70-80 या फिर 30-40 ही इन्फेक्ट हो, बाकी के बच जाए। ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट एनकाउंटर वो इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से वेनरल कॉज, वेनरल कॉज या वेनरल डिसीज, ये हमारे केसेस में इसकी संख्या सिर्फ, अगर 100 केसेस है तो 15 है। हमारे क्लिनिक में तुम देखो कितने केसेस आती है जो बोलेंगे मुझे वेनरल डिसीज हुआ है। अगर तुम्हारे पास 100 केसेस आए, 100 में से कितनी वेनरल डिसीज की होती है? सरल? सर हाफ ऑफ तो होते ही हैं इसमें केसेस हमारे पास। वेनरल के मतलब 100 में से 50 आती है तुम्हारे पास? मतलब काफी केसेस होते हैं स्किन के अगर कह लो तो। नहीं, स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेनरल की बात कर रहा हूँ मैं। 1%। जो 1%। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज से अराइज हुई है, ऐसी कितनी है? 1%। राइट। माइक ऑफ करने, माइक ऑफ कर देना। इसकी संख्या है ना, हार्डली 1 to 2% या 5% रहेगी। ठीक है। एज कंपेयर टू जिन लोगों को स्किन इन्फेक्शन हुआ है किसी भी टाइप का। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे पर्सन की लाइफ की, जहां से उसका जन्म हुआ आज तक। तो इमेजिन करो, वेनरल डिसीज इन्फेक्ट करने के लिए अगर वो उसको सेक्सुअल कांटेक्ट की जरूरत है तो बच्चों में होने की तो चांसेस नहीं है इसमें, या इन्फेंट्स में होने के चांसेस नहीं है। तो इन्फेंट में दूसरे टाइप के डिसीजेस जो स्किन रिलेटेड है ये होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
राइट। और ये हुआ वेनरल के लिए, फ्रिक्शन की जरूरत है, कंडीशंस की जरूरत है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन वेनरल के लिए, जो डिसीजेस में सेक्सुअल ट्रांसमिट कॉज या ट्रिगर नहीं है, ऐसे डिसीजेस में हमें देखा जहाँ पे हमने ईच डिसीज का नाम दिया है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे इधर फ्रिक्शन है तो वहां पे सिर्फ टच, स्पर्श। हेलो। सर हाँ जी सर, कंटिन्यू करो। हाँ जी। हाँ जी सर, सुन बात रहे हैं। समझो। टच, हाँ यहाँ पे सिर्फ वो क्या बोलते, वो कांटेक्ट, टच की जरूरत है। अभी एक तरफ टच की जरूरत है, दूसरी तरफ फ्रिक्शन की जरूरत है, तो कौन सा जल्दी से इन्फेक्ट करेगा? टच वाला, टच नॉन वाला। इनवेनेरेबल। नॉन वेनरल को सिर्फ टच की जरूरत है, तो ये ज्यादा इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करेगा। हाँ। और दूसरी बात हैनीमैन क्या बोलता है कि देखो, किसी पर्सन का किसी कॉन्टेजन के साथ कांटेक्ट हुआ तो ये उसी स्पॉट से डिसीज अंदर जाएगी। तो अंदर कैसे जाएगी? हाँ। सप्रेशन। नहीं, सप्रेशन बाद में आएगा। पर बोला। इसने बोला है कि यहां से, जैसे देखो ये डायनेमिक है और डायनेमिक एनर्जी है। हाँ। और हमारे बॉडी में एनर्जी को कैरी करने वाला क्या है? सेंस ऑर्गन्स उसके नर थ्रू जाएगी, या नर मतलब जैसे नर्व नोज से या? नर्व्स होती ओके। है ना, जो इलेक्ट्रिक, जो ये कैरी कर रही है ना। तो उसने बोला है कि उसी स्पॉट से, देखो यहाँ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टच हो रहा है जैसे टच हो रहा है, वो नॉक्सियस एजेंट, वहां से ये डिसीज अंदर गई, बॉडी के अंदर गई, और वहां से फैलना चालू करी बॉडी में। और ये नर्व्स के थ्रू जा रही है, ब्लड के थ्रू वो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगी बाद में, जो मटेरियलिस्टिक जो भी कॉज रहेगा। हाँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये फिर डेवलप करना चालू करती है पूरी बॉडी के अंदर। और जैसे ही पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बॉडी पे कहीं पे, ये जरूरी नहीं है कि उसी स्पॉट से जहाँ पे स्पर्श हुआ है, हाँ, बॉडी पे कहीं पे भी एक लीजन आएगा, एक इरप्शन या एक सेंसेशन, जहाँ पे तुम्हें फीलिंग होगी, वो एहसास दिलाएगी कि कुछ हुआ है। हाँ। और ये जो फर्स्ट लीजन बॉडी के ऊपर आएगा, वो स्किन के ऊपर आएगा, वो लीजन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रहेगा वो इन्फेक्शन का। यहाँ पे वाइटल फोर्स का या फिर बॉडी की इम्यूनिटी का या बॉडी की ससेप्टिबिलिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कॉन्टेजन ने इन्फेक्ट किया, वो बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर डेवलप हुई, और उसके बाद में उसने एक एक्सप्रेशन दिया बॉडी के ऊपर। ये है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। और इसने बोला है कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब ये अगर किसी को टच करेगा तो इन्फेक्ट करेगा, मतलब अदर इंडिविजुअल्स को स्प्रेड करेगा। और उसके बाद में क्या होता है, ये जो आउटलेट बना है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन बना है, जो भी लीजन बना है स्किन के ऊपर, ये लीजन इंटरनल डिसीज की डेवलपमेंट जो हो रही है ना, उसका एक क्या बोलते हैं, आउटलेट जैसा काम करेगा। जब तक ये ऊपर है
तब तक अंदर की डिसीज कितनी भी बड़ी हो जाए तो ये आउटलेट के वजह से उसकी जो स्प्रेड है वो लिमिटेड रहेगी, वो ज्यादा फैलेगी नहीं। हाँ, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ये क्रॉनिक डिसीज है, ये कॉन्स्टेंटली एक बार अंदर गई तो ये बढ़ना चालू करेगी, इसमें रुकना नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रहेगा ये ये वो रोल प्ले करेगा जो प्रेशर वॉल का, जो हमारे कुकर में प्रेशर वॉल होता है, अंदर बढ़ गया, थोड़ा सा रिलीज किया, फिर बढ़ना चालू किया, फिर से वो रिलीज करेगा। तो हम लोग क्या कर देते कि वो एक्सटर्नल को रिमूव कर देते कुछ लगा के, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हाँ, कुछ लगा के रिमूव कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों ने इंटरनल डिसीज को तो देखा ही नहीं, एक्सटर्नल जो दिख रहा है उसको रिमूव कर दिया। अभी जो सेफ्टी वॉल था वो बंद हो गया। अभी जो अंदर की डेवलपमेंट डिसीज की होनी है ना, उसके लिए सेफ्टी वॉल नहीं है, आउटलेट नहीं है, आउटलेट बंद हुआ है, तो ये बढ़ना चालू होता है, ये अंदर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अभी ये ग्रो कर रहा है अंदर, आउटलेट बंद है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपनी एग्जिस्टेंस प्रेजेंट करेगा, टाइम टू टाइम अपनी एग्जिस्टेंस प्रेजेंट करेगा बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं एक डिसीज का प्रेजेंस है। और हर एक एग्जिस्टेंस एक्सप्रेशन के लिए एवरी टाइम देर आर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब मतलब कोई भी उसको आगे मतलब दोबारा से निकालने के लिए एक्साइटिंग कॉज, ट्रिगर्स होते हैं। नहीं नहीं, एक्साइटिंग कॉज, यस। एक्साइटिंग कॉज बाहर, ये सारे कॉजेज बाहर से है ना। हाँ एक्साइटिंग जी। कॉज आएगा तो वो तुम्हें सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन ये सिम्टम को ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली वापस जाएंगे एवरी टाइम। आज किसी वजह से हुआ, कल किसी वजह से होगा, है ना। और ये थोड़ी देर के आएंगे, ये एकदम सीवियर भी नहीं रहेंगे, एक माइनर, एक इंडिस्पोजिशन टाइप रहते ना सिम्टम्स, इस टाइप के सिम्टम रहेंगे। हाँ, और ये सिम्टम्स क्या होते, हम लोगों को सबको पता है ये सिम्टम कौन से होते। एक नाम सबको पता है, लेकिन अब ध्यान में नहीं आ रहा। ये सिम्टम होते लेटेंसोरा की, ये होते अंदर के डिसीज के सिम्टम्स, लेकिन उसने एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बाहर नहीं पाया है। हाँ, और ये सिम्टम्स के लिए तुम्हें मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई तो गए पार्टी में खाना खाया और थोड़ी की देर के लिए तुम्हारा नॉसियाटिक फीलिंग हो रही है, स्पाइसी बहुत था, लेकिन कुछ लेते नहीं हो, आराम करते हो, 2 घंटे में वापस ठीक हो। ये सेंसिटिविटी चेक कर रही है अंदर की डिसीज, तुम्हारी वीकनेस कहाँ है। हाँ, वो तो देखो, वो एक रूम है, अंदर प्रेशर बन रहा है, और वो इंटरनल डिसीज का प्रेशर बन रहा है। और यही देखो, बाहर से अगर कुछ कमजोरी आ गई, एक्सटर्नल कॉज आ गया, एक्साइटिंग कॉज आ गया, तो वहां से वो सिम्टम दिखेगा। हाँ, लेकिन वो वॉल फिर से क्लोज हो जाएगी। मतलब ये सिम्टम के लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करेगी। वो सिम्टम्स हैं। फिर क्या होता है कि ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये तो एक पार्ट हुआ, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये भी बाहर से बहुत सारे प्रेशर को झेल रहा है। ये बाहर के प्रेशर्स क्या होते हैं, उसकी डाइट कैसी है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, वो किस माहौल में रहता है, वो कितनी
एक्साइटिंग कॉज को क्या बोलते हैं उसको, वेलकम करेगा। आओ, आ बैल मुझे मार। हाँ, क्योंकि हर एक कॉज जो है ना बाहर के प्रेशर का, इसकी ये दीवार को कमजोर करेगा। हाँ, एक तरफ से बाहर की प्रेशर से इसकी दीवार कमजोर होते जा रही है, होते जा रही है, और अंदर से इंटरनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे बहुत सीवियर सा एक्साइटिंग कॉज आ गया है तो इसका एक्सप्रेशन तो आ रहा है, लेकिन वो ठीक हो रहा है कुछ दिनों में। लेकिन इंटरनल प्रेशर जैसे बढ़ता है बाहर की प्रेशर की वजह से, या हमारी एज जैसे ग्रो होती है ना, तो कमजोरी वैसी बॉडी की, बॉडी वीकन हो जाती है। मटेरियल एंड डायनेमिकली, डायनेमिकली मतलब वो इमोशनल फैक्टर्स प्ले करेंगे, रिलेशनशिप्स प्ले करेंगी। हाँ, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक दिन ये वॉल टूट जाएगी। एक दिन ये वॉल टूट जाएगी, अंदर की डिसीज बाहर आएगी, और अब जो बाहर आ रहा आया है वो होते हैं सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस, ये क्रोनिक डिसीज की। और इमेजिन करो, ये अब वो डिसीज से नहीं आए हैं, जो एक्सप्रेशंस है ना वो डिसीज से नहीं आए हैं। अब जो एक्सप्रेस हुआ है वो इस इंडिविजुअल के वीकनेस की वजह से हुआ है, इसकी खुद की ससेप्टिबिलिटी की वजह से हुआ है, इसकी खुद की, क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी की वजह से हुआ है, कुछ भी बोलो तुम। ये इसकी वीकेस्ट लिंक से ये टूटा है। और ये लिंक वीक कहाँ से हुई है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से हुई है, जो वो रोज एनकाउंटर कर रहा है। बात समझ रहे हो? अभी ये सेकेंडरी बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन जो है ये नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस है मतलब ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जैसा स्प्रेड नहीं करेगा। नॉन वेनरल में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन इन्फेक्शियस है जो दूसरे को स्प्रेड करेगा। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ये स्प्रेड नहीं करेगा। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ने हनीमन ने एक नाम यूज किया है। कोई कोई भी ये नाम क्या है वो बोलेगा? इडियोपैथिक डिसीज। इडियोपैथिक डिसीज का मतलब क्या, जो भी अभी लिटरली मीनिंग बोला तो भी चलेगा। इडियोपैथिक डिसीज का मतलब क्या हुआ? जिसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। एग्जैक्टली वो तो तुमने बहुत जल्दी से बोल दिया। नहीं, गलत नहीं बोला है, बोला तो सही है। हाँ, अच्छा। लेकिन इसमें और एक कॉज, उसकी डेफिनेशन अगर हमने पढ़ी ना इडियोपैथिक की, तो इडियोपैथिक के डेफिनेशन में और एक वर्ड है जो अननोन कॉज से अलग है। वो क्या है? पिक्यूलियर। पिक्यूलियर, इंडिविजुअलाइज, स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिसीज है ना वो इंडिविजुअल की स्पेसिफिक पिक्यूलियर डिसीज है। वो सेम डिसीज दूसरे इंडिविजुअल में नहीं दिखेंगी। ये डिसीज को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज डिसीज। इंडिविजुअलाइज डिसीज का मतलब क्या हुआ? यही हुआ, ये इडियोपैथिक डिसीज, ये क्रॉनिक डिसीज, ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी। ये सेकेंड, क्योंकि वो देखो ये अंदर की वॉल ने, या सॉरी अंदर की डिसीज ग्रो जैसी कर रही है ना, डिसीज को पता नहीं है ये इंडिविजुअल कहाँ वीक है। ये इंडिविजुअल कहाँ वीक हो रहा है? वो हो रहा है एक्सटर्नल कॉज से। एक्सटर्नल कॉज कहाँ है? वो किस माहौल में रहता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह से रहता है ना।
वो खुद की बॉडी को वो एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफ जीता है या लग्जरी लाइफ जीता है ना, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। और ये इडियोपैथिक डिसीज ये हमें एक्चुअली होम्योपैथी में समझनी चाहिए। तो ये नॉन वेनरल की बातें हुई, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर ठीक तरह से तुमने देखा तो डिसीज जो हर एक फैक्टर बॉडी को बाहर से अटैक कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है, बहुत सारे माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स हमें अटैक कर रही है, हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिस्पॉन्स जो ससेप्टिबिलिटी से हम दे रहे उस वो खुद हमें अटैक करते। और इस वजह से हम हर बार, ये तो हेल्दी फैक्टर्स हुए जो हमें एक अटेम्प्ट में बीमार नहीं करेंगे, लेकिन जो माइक्रोब्स है, जो नॉक्शियस एजेंट्स है, जो डिसीज प्रोड्यूसिंग डायनेमिक फैक्टर्स है, वो इसने बोला है कि हर एवरी टाइम इट विल चेंज यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक पिक्चर बताई, वो ब्लू सर्कल, येलो सर्कल और ग्रीन सर्कल। अभी हमारा इंडिविजुअल बना है ग्रीन सर्कल का। इमेजिन करो कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, इंटरनल डिसीज बन गई, अब ये ग्रीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर रेड मिक्स हुआ है, तो ग्रीन और रेड बन के उसका शेड चेंज हो गया। हाँ, तो पहले ग्रीन के सिम्टम्स दिख रहे थे, मतलब सिम्टम्स नहीं बोल सकते इसको, उसके बॉडीली फंक्शंस कैसे थे, ग्रीन के अकॉर्डिंगली थे। अब कैसे है, उसके चेंज हुए ये सिम्टम्स, वो शेड चेंज हुआ इंटरनल, उसके सारे फंक्शन एंड सेंसेशन का। अब वो ग्रीन नहीं है, उसके साथ में रेड मिक्स हुआ है। हाँ, अभी इमेजिन करो कि सेकेंड टाइम इन्फेक्शन आ रहा है, उसको एनकाउंटर कर रहा है, तो अब ग्रीन नहीं है, वो उसका समझो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड बना है, तो वो ऐड ऑन करेगा, और समझो ब्लू कलर आ गया, अंदर खिचड़ी बन रही है सारे कलर्स की। मतलब इन्फेक्शन जो डायनामिक नेचर की, जो एवरी टाइम एनकाउंटर कर रहा है न्यू इन्फेक्शन से, और एवरी टाइम ये इन्फेक्ट होगा, एवरी टाइम न्यू इन्फेक्शन ये इंडिविजुअल को चेंज करेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखो, चेंज, एवरी टाइम चेंज करेगा। तो यही बोला है सिक्स एपोरिज्म में, हमें उसको ही देखना चाहिए जो चेंज हुआ है, जो पहले नहीं था, पहले अलग था अब अलग है। और फिफ्थ एपोरिज्म में क्या लिखा है, फिफ्थ एपोरिज्म में लिखा है एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिसीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें गाइड करते हैं ये डिसीज, वो इंडिविजुअल की क्रॉनिक डिसीज किस टाइप की है, ये जज करने के लिए। और क्रॉनिक डिसीज का कॉज क्या होगा, वो क्रॉनिक माइजम होगा। और क्रॉनिक माइजम क्या है, क्रॉनिक माइजम एक वेनरल है और दूसरा नॉन वेनरल है। तो नॉन वेनरल एंड वेनरल माइजम अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तो किस तरह से करोगे, ये तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है समीक्षा। विनीरियल में तो सिफिलिस आ जाएगा आई थिंक, और साइकोटिक एंड सोरा नॉन विनीरियल में। तो मैंने नाम थोड़ी लिए, मैंने तो ठीक। वेनरल बोला है। मैंने अच्छा। बोला है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज एक तरफ है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, तो हम्म। तुम्हें क्या देखोगे पेशेंट। सर कांटेक्ट से जो फटाफट फैलेगा वो एग्जैक्टली नॉन नहीं, वेनरल। जो हाँ वो तो कांटेक्ट से फटाफट फैलेगा, लेकिन सबसे प्राइमरी सेक्सुअली कांटेक्ट की हिस्ट्री इसमें है या नहीं है, ओके। ये तो बेसिक है ना।
फिर हाँ वो जी। सेक्सुअली कांटेक्ट से उसको वो डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको पहले से किसी नॉन वेनरल की इन्फेक्शन हुई हो। हाँ। हाँ जी, बाय बर्थ जैसे बच्चों को हो और जाता है। ये भी उसने बोला है कि एवरी सेक्सुअल कांटेक्ट डिसीज तो वेनरल डिसीज तुमको नहीं देगा, उसके लिए कंडीशंस है। मतलब एक टाइम अगर कांटेक्ट हुआ तो हो सकता है वो इन्फेक्ट ना हो, सेकंड टाइम हुआ वो तब भी बच जाए, लेकिन हो सकता है थर्ड टाइम इन्फेक्ट कर जाए। हाँ। लेकिन नॉन वेनरल के लिए ऐसा नहीं है। नॉन वेनरल वो तो टच से फैलेगा। हाँ। और दूसरी बात, नॉन वेनरल अगर टच से फैल रहा और एवरी टाइम फैल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी ग्रोथ हमें हर एक वो ट्री के ब्रांचेस के ऊपर दिखेगी। मतलब डिसीज अंदर डेवलप हो रही है और हर एक पाथ पे न्यू ग्रोथ हमें आती दिखेगी। एक पेड़ है, पेड़ का पत्ता है, पत्ता उसकी रूट तक जाएगा, लेकिन पेड़ के रूट तक नहीं जा सकता है। वो ब्रांच वो ट्रंक के रूट तक जाएगा, लेकिन पेड़ के रूट तक नहीं जाएगा। इस तरह से ही हर एक डिसीज जो हमें दिख रही है आज, वो डिसीज स्टेट के रूट तक जाएगी जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सिलेक्शन हम होम्योपैथी के लिए कर रहे हैं, वो सिलेक्शन एक रेमेडी से क्रॉनिक डिसीज नहीं जाएगी। हम एक वर्ड तुम शायद याद होगा कि हम ये नॉन वेनरल को मॉन्स्टर हेडेड हाइड्रा बोलते थे, मल्टी हेडेड ड्रैगन। याद है कि जिसको बहुत सारे सर है, और जिसको बहुत सारे सर है ना, उसकी जान वो सर में नहीं होती है, उसकी पूंछ में होती है। हाँ। तो तुम्हें वो सर, तुम कितने भी सर काटो तो मरेगा नहीं, वो वापस नया सर आ जाएगा। रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा इसलिए आपने। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो नॉन वेनरल है, वेनरल से ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज ये ट्रीट करना इतने आसान नहीं है। एवरी टाइम यू माइट हिट अ रॉन्ग हेड, और एवरी सिंगल रेमेडी माइट नॉट ब्रिंग आउट अ कंप्लीट क्योर। तुम्हें बार बार जो सामने दिख रहा है वो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एपोरिज्म 71 में यही लिखा है कि डिसीज उसके नामों से ना पहचानो, डिसीज सिर्फ पहचानी जाती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। और ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमें गाइड करते हैं एग्जैक्ट सिमिलिमम सिलेक्ट करने के। मतलब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम ये एक ही मीन है। अरे यार, टाइम क्या हुआ? ऐसे तो मैं सुबह तक बातें करते रहूंगा। 6:35. 6:30, 6:34। तो कोई रोक रहा नहीं मुझे। तुम मजे मजे से समझा रहे हो। हाँ। मजे से समझा रहे हो। सोए चलो, नहीं हम एक थोड़ी देर में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सुबह तक तो आराम से बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मत करना मत करना। चलो। यू टर्न लो। ठीक है। हाँ, तो एक 10 मिनट दे दो, बस ओके। पैकअप कर देंगे। तो मैं इसीलिए नाम नहीं लिया किसी डिसीज का, किसी क्या बोलते हैं उसको, ये सिफिलिस माइजम है, ये सोरिक माइजम है, या फिर ये गनोरिया का माइजम है ना। ये इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि हमें बहुत गलत तरीके से पहचाना जाता है कि सोरा यहाँ फंक्शनल चेंज है। सोरा फंक्शनल चेंज है, साइकोसिस ग्रोथ है, और सिफिलिस अल्सर है।
हाँ, तो ये अगर तीनों फैक्टर, फंक्शनल चेंज, ग्रोथ मतलब इंड्यूरेशन एंड साथ में अल्सरेशन, ये अगर देखा जाए ना, एक ही डिसीज के डिफरेंट स्टेजेस हमें दिखेंगे। कौन से भी डिसीज ले लो, एक ही डिसीज जो स्टार्ट होती है फंक्शनल चेंज से, फिर इंड्यूरेशन बनता है, इन्फ्लेमेशन बनता है, और उसके बाद में बनेगा अल्सर। लेकिन ये माइजम, ये डिसीज के डिफरेंट स्टेजेस नहीं हैं। इसने क्या बोला है कि तुम्हें सोरा हो, साइकोसिस हो या सिफिलिस हो, इसमें सारे सिम्टम्स दिखेंगे, सिंपल इस से लेके ड्रेडफुल कैंसर तक। इवन नॉन वेनरल में भी तुम्हें ये दिखेंगे, और वेनरल में भी दिखेंगे। ये डिफरेंशिएट नहीं, डिसीज डिफरेंशिएट नहीं होगी इससे, रेमेडी डिफरेंशिएट हो रही है। अगर तुम्हें वेनरल डिसीज ट्रीट करनी है तो तुम्हें ये बॉक्स से रेमेडी लेनी है। अगर तुम्हें नॉन वेनरल डिसीज ट्रीट करनी है तो तुम्हें ये बॉक्स से रेमेडी पिक करनी है। तो इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है, डिसीज के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। सिम्टम्स, सब सिम्टम्स तुम्हें दिखेंगे। इवन सिफिलिस में तुम्हें ईचिंग दिखेगा, इवन सोरा में ईचिंग दिखेगा, सोरा में अल्सरेशन, ग्रोथ, वार्ड्स, ये सब कुछ दिखेगा। और ये सब कुछ लिखे वाला है क्रॉनिक डिसीज बुक में। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ तो उसमें हमने पढ़ा था। तभी भी मैं एक बोल देता हूँ कि एपोरिज्म नंबर 80 या 81 में ये सारी लिस्ट दिए है जो सोरा से आती है, बहुत डिटेल में लिस्ट है। और क्रॉनिक डिसीज के पेज नंबर 7 पे, आई थिंक पेज नंबर 7 पे जिसका चालू होता है, अगर कोई पढ़े ना, कोई पढ़ने के लिए तैयार है तो कौन पढ़ेगा? समीक्षा, तुम पढ़ोगे? एक 5 मिनट और पैकअप करेंगे। हाँ, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओपन हुआ? अभी हो रहा है। सर ये तो बहुत ही छोटा छोटा सा है। बहुत ही छोटा है, इसको बड़ा कैसे करें? थोड़ा सा किया तो है। जूम करो उसको, जूम करने के बाद दिख। हाँ देखो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो हो गया। डैडी, सर आप जूम मत करो, उनकी स्क्रीन में जूम करने दो, हाँ फिर वो दिखेगा। और हाँ तो तुम्हारे इसमें देखो, क्योंकि ये कहाँ गया? तुम ये पढ़ के सुना दो ना। विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट नहीं नहीं, ठहरो ठहरो। ऊपर चला गया। पढ़ कर ही बोल देते नहीं, संजय। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर। सुनो। मोस्ट पेन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, वर्ड बाय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पेन टेकिंग ऑब्जर्वेशन एज टू एड एफर्टेड बाय एंटीसोरिक रेमेडीज, मतलब एंटीसोरिक रेमेडीज जब स्टडी कर रहे थे, एंटीसोरिक रेमेडीज सॉर्ट आउट कर रहे थे, उसके सिम्टम सॉर्ट आउट स्टडी कर रहे थे, which were added into first of all these 11 years, have taught me evermore how frequently not only moderate but also more severe and most severe chronic disease are of this origin. Are of this origin, he is talking about एंटीसोरिक, मतलब एंटीसोरिक रेमेडी, मतलब सोरा की बात हो रही है। दिस ऑब्जर्वेशन टॉट मी दैट नॉट ओनली मोस्ट ऑफ द मेनी कुटेनस इरप्शंस बट विलियंस डिस्टिंग्विश, विलियम ये कोई ये विलियन डिस्टिंग्विश which with such extreme care from one another, which has received separate names but also almost all adventitious forms, from common warts of fingers to largest sarcomatous tumors or cancers, from
malformation of fingernail to swelling of bones, curvature of spine, many form of softening, deformity of bone, both at early and advanced ages caused by psora. Then, so also frequent epistaxis, accumulation of blood in the vein, in the rectum, blood bleeding from rectum, discharges of blood from same, blind and flowing piles, epistoxis, hematemesis, hematuria, deficient as well as too frequent menstrual discharge, night sweat of several years duration, parchment like dryness of skin, diarrhea of many years standing, as 7 as well as permanent constipation and difficult evacuation of bowel, long continuous erratic pains, convulsions occurring repeatedly for number of years, chronic ulcers, uh, inflammation, sarcomatous enlargement of organs, tissues, cell, tumors, emaciated, excessive sensitiveness as well as deficiencies of senses of seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, excessive as well as distinguished sexual desires, diseases of mind and soul, and imbecility up to ecstasy, from melancholy to raging insanity, also called diseases of heart, abdomen, complaints, and all that under hysteria and hypochondria. In short, thousands of tedious elements of humanity called by different pathologies, various names are, with few exceptions, are true descendant of many formed from Sora alone. हेलो, किसी ने कुछ सुना नहीं? सर सुना सुना बिल्कुल सुना, साथ में रीड भी किया। कहाँ से? अच्छा, मेरे से फास्ट किया होगा फिर। साथ साथ में रीड भी कर रहे थे अच्छा, स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजेस चाहे कुछ भी नाम तुम ले लो, इसमें ये माइजम ये नहीं करेगा। माइजम तो वो रहेगा जो तुम्हें रेमेडी सिलेक्ट करनी है। सिम्टम्स तुम्हें हर माइजम में हर टाइप के सिम्टम्स मिलेंगे। तुम ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते हो ये सो रहा है तो ये सिंपल होगा। सबसे डेंजरस सो रहा है, सबसे डिफिकल्ट सो रहा है। और हनीमन बोलता है एग्जैक्ट अपोजिट। सिफिलिस या साइकोसिस ये डिसीज ट्रीट करने के लिए आसान है। चाहे कितना भी पुराना वेनरल डिसीज है, हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत इजीली वो चला जाता है, क्योंकि वो उसका जो सिम्टम दिखा, तुम मेडिसिन देते हो, वापिस वो दोबारा नहीं आता है। लेकिन सोरा तुम्हें जो सिम्टम देते हो ना, तो वो नीचे जाएगा और नीचे का दूसरा पन्ना खोलेगा, और फिर दूसरे पन्ने को देते हो तो उसके नीचे तीसरा पन्ना रहेगा। क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है जिसके मल्टीपल हेड्स है। तो इसलिए ट्रीटमेंट करने के लिए नॉन वेनरल मोस्ट डिफिकल्ट है। और यही बोला है कि जो भी माइजमेटिक डिसीज तुम ट्रीट कर रहे हो ना, वो एक रेमेडी से नहीं जाएगी। तुम्हें क्रोनिक डिसीज ट्रीट करने के लिए सीरीज ऑफ रेमेडीज लग सकती है। और हर एक डिसीज ये एंटीसोरिक रेमेडी से ही उसका रिलैप्स रोक सकती है।
अनलेस एंड अनटिल तुम एंटीसोरिक रेमेडीज ना दो, ये रिलैप्स आते ही रहेंगे, चाहे आज आए या चाहे 5 साल के बाद आए या 10 साल के बाद आए। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी तक ठीक है। नेक्स्ट टाइम और पंपिंग के लिए देखेंगे। हाँ प्रमिला। सर आपके फोन की बैटरी गई? हाँ सर, आपके फोन की बैटरी गई है। अरे एक हाँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी सर। एक मिनट। लगा लो, ऑन कर दो। यार ये कहाँ गया? मेरे ये इससे चालू था। नहीं। बैटरी लो दिखा रहा है। ओह, ठहरो 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 ठहरो, एक कैमरा की बैटरी गई क्या? हो गया, सेटल हो गया मेरा तो हो गया। संजय। एक मिनट, मैं ये चालू करूं। चलो, क्या होगा? हम्म। संजय कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। कुछ ठीक नहीं, है, मैं किसी का भूल कोई गया था। सवाल हो ऑडियंस? कोई मैं भूल। सवाल हो प्लीज? हाँ जी। कोई सवाल? ऑडियंस है क्या? देखो, क्या भाग गए सब? सर ये जो आप अभी रीड कर रहे थे पैराग्राफ, हाँ, ये वही क्रॉनिक डिजीज बुक से है या आपके अपने नोट्स हैं? नहीं, क्रॉनिक डिसीज बुक से है। मैंने वही बोला कि पेज नंबर 7 अगर बुक किसी के पास, तो इसमें लास्ट हम्म। वाला पैराग्राफ है। इसमें बोला है कि ठीक है। हाँ, हाँ, वही एंटीसोरिक रेमेडीज स्टडी जो कैटेगराइज कर रहे थे ना उस टाइम, ये कौन से डिसीजेस इसके अंदर आते हैं, इसकी स्टडी की थी यार हनीमैन ने। ठीक है सर। और किसी और कुछ? का सवाल हो तो प्लीज सामने आइएगा। या तो सब समझ आ गया? शायद सब समझ आ गया। मैम फेसबुक पर एक क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन ऑन मियास्मेटिक एक्सप्रेशंस। हाँ, एक डॉक्टर साहब का है, बिल्कुल। डॉक्टर निर्मल का है। हाँ जी, वैक्सीनेशन का इफेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि हम्म। वैक्सीन इटसेल्फ एक एटीन्यूएटेड लाइव वायरस होते हैं या माइक्रोब होते, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जो भी है, ये लाइव होते हैं, उसके अंदर डायनेमिकली वो एनर्जी होती है। तो इसीलिए होम्योपैथिकली दे हैव एबिलिटी टू इनिशिएट और ट्रिगर होम्योपैथिक क्रॉनिक डिसीज। तो इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है, बच्चों को बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, बिल्कुल। तो हर एक बच्चों को लगेगा लास्ट में ट्यूबरकुलिनम। हाँ। हम्म। तो मैं तो वैक्सीन देते टाइम ये सोचो कि वैक्सीन एंटीडोट करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे डिसीज खुल जाएंगे। और कुछ? किसी और का कोई सवाल हो? शायद नहीं। मैं आपने लाइव। एक मिनट मेरा क्वेश्चन है। आपने जब बोला था फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जब होता है वो इन्फेक्शियस होता है, और जो सेकंड होता है वो नॉन इन्फेक्शियस, पर लेकिन सेकंड में तो बर्स्ट आउट हो रहा है ना, वो तो इन्फेक्शियस होना चाहिए। नहीं नहीं, ये वन स्प्रेड मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल को दूसरे को वो स्प्रेड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वेदर दिस डिसीज इज स्प्रेडिंग टू अनदर इंडिविजुअल, ये स्प्रेड होती है या नहीं होती है। ये देखो, एक स्किन डिसीज आ गई, उसका जो अगर कांटेक्ट दूसरे इंडिविजुअल को हुआ, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन तो स्प्रेड हो रहा है। हम देखते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में ये स्प्रेड होता है। हाँ, लेकिन एक इंडिविजुअलाइज डिसीज जो होती है, जो क्रॉनिक डिसीज होती है, जैसे रोमेटिज्म हुआ या कोई दूसरी लंग की डिसीज हुई या किडनी की डिसीज हुई, जो वो इंडिविजुअल की डिसीज है, ये स्प्रेड नहीं होगी।
ओके। क्रॉनिक डिसीज ये इंडिविजुअल की रहेगी, वो दूसरे इंडिविजुअल को नहीं जाएगी, सिर्फ जो स्टार्टिंग की प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रहेगी उतना ही स्प्रेड कर सकती है। लेकिन इसमें और एक बात बोली है, वेनरल डिसीज चाहे वो प्राइमरी हो या चाहे सेकेंडरी हो, वो स्प्रेड करेगी। सर एक स्टार्टिंग में पता नहीं मैंने सही लिखा कि नहीं, आपने बोला था सम डिजीजेस आर ड्यू टू मेंटेनिंग कॉज, दे वॉन्ट कम अंडर मियाजम्स, ये मेरे को समझ नहीं आया एग्जैक्टली था। अगर कोई इसका ये सपोज समझा दो। सीमेंट फैक्ट्री में या फिर दूषित वातावरण में काम करता है, या किसी जैसे दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन है, उसके अंदर काम करता है, हाँ, और उसके सांस लेने की तकलीफ चालू हो गई, जब तक तुम उसको वहां से निकालोगे नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ठीक हाँ, है सर, ठीक है, ओके। अगर हो सकता है, देखो एक्साइटिंग आज कॉज उसकी साथ रहेगा सिवेरिटी सिवेरिटी जितनी ज्यादा है, उसको अगर ये वो एनवायरनमेंट से निकालोगे, पहाड़ों में लेके जाओगे, तो हो सकता है 50% ऐसे ही कम हो जाए, और फिर ठीक है, बचे ठीक वाली है, बस 20% को तुम्हें मेडिसिन जरूरत देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक वो चीज समझ आई, जब मेरी डॉटर्स छोटी थी ना, तो उनको हर दूसरे दिन ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा। हमने दिल्ली के सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था, तो वो कहते जी इनको एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से है, ये है वो है। तो एंड में ऐसे ही ना किसी ने मुझे कहा इनके एग्स एक बार ही बंद करके देखो, एग्स बंद किए, दे बिकेम ओके। तो अब मुझे समझ आई कि वही ये वो। एलर्जेंस एलर्जेंस कुछ भी हो सकते। हम्म। एलर्जेंस ये नाम गलत है, हाँ, होम्योपैथ ने लेना, ये हम इसको एक्साइटिंग कॉज बोल के लेंगे, ठीक है। है ना, कि जिससे पेशेंट अफेक्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है सर। और ये बात याद रखो, फंक्शंस एंड सेंसेशन। मेरा गलत कैमरा चालू है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, बाजू में देख। कोई बात नहीं सर। है चलो कोई बात ठीक है नहीं। सर, वैक्सीनेशंस के समझ आ गई। वैक्सीनेशंस के लिए एंटीडोट करने के लिए थूजा 30 ही देते हैं आप, कि नहीं, और भी बहुत कुछ सारे, एंटी देते बहुत, हैं? देखो तुम कैमरा एंटीडोट ऑन देना। कीजिए नवजोत मैम, कैमरा ऑन कीजिए। मैं एक्चुअली कनाडा से बोल रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे ओ- अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ओके तो लाइट ओके। इज नॉट वेरी गुड। नहीं, या दैट्स फाइन। ये देखो, ये समझना चाहिए, तुम्हें एंटीडोट देना है, कॉम्प्लीमेंट्री देना है, या कुछ भी देना है, सेकेंड रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी देना है ना, तो दैट प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बेस्ड ऑन सिमिलिमम, तो तो ही जब काम जैसे करेगा। यहाँ पे हाँ, एक बच्चों मिनट को में। वैक्सीनेशन लगते हैं ना, हाँ, जो इनके 3 मंथ्स पे 6 मंथ्स पे लगते हैं, तो उसके लिए थूजा 30 देते हैं यहाँ पर। तो वो ठीक है क्या? नहीं, पॉसिबली ठीक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेमेडी है ना, उसमें हाँ। बहुत सारे सिम्टम हैं। कल अगर किसी ने योगेश का लेक्चर अटेंड किया, तो उसने क्या बोला है, कि रेमेडी तब काम करेगी जब रेमेडी वो मैच करेगी, वो तुम्हारे सिम्टम को मैच करेगी, है ना। पर उसमें तो कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिर्फ इट्स वैक्सीनेशन, उसको नहीं, एंटीडोट करना है। नहीं, नहीं, वो सिम्टम कैसे होते, नहीं है, सिम्टम तो होते हैं, तुम वो एक ब्लॉक बनाया है, तुम्हारे रेमेडी को वहां तक पहुंचने नहीं देता है। जो भी तुम्हारे हम्म। पास केस के अंदर डिसीज के सिम्टम रहेंगे, वो तुम्हारी रेमेडीज चाहे कितनी भी सिमिलिमम हो, वो सिम्टम तक पहुंचेगी नहीं। तुम्हें पता है कि एक ब्लॉक बनाए, तो ब्लॉक क्लियर करने के लिए तुम्हें कोई भी एंटी सॉरी जो भी वैक्सीनोसिस रेमेडी रहेगी, वो देनी पड़ेगी। ये बहुत कॉमन रेमेडी है, तो जैसे आपने कहा थूजा, तो थूजा वाइडली वार्सली यूज होती है, लेकिन उससे बेटर रहेगा अगर तुम वो सिम्टम्स तुम्हारे केस के मैच करो, जो केस के सिम्टम है मैच करो, जो जिसके अंदर एंटी वैक्सीनोसिस की भी एबिलिटी हो रिमूव करने की। हम्म। रेपर्टरी अगर तुम्हें खोला, एलिमेंट्स जो भी है वैक्सीनेसिस या बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेसिस वैक्सीनोसिस के, तो इसमें तुम्हें कम से कम 100 रेमेडीज दिखेंगी। वाह। ये गलत नहीं है कि थूजा दो, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं तो यू कैन गिव दैट। ओके।
थैंक यू। लेकिन बेटर वे इज try to match to the totality of your case with the right remedy which has ability to remove the effect of vaccinosis. फिर वो तो हम तभी कर सकते हैं जब वो वैक्सीन दे चुका हो और उसके सिम्टम्स वो दिखा रहा हो, राइट? Exactly. ओके। और बहुत सारे पर बच्चे इंडिया में, बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही वैक्सीनेटेड होते, तो बहुत सारे ब्लॉकेज वैसे ही बने, हमें पता नहीं है कि कौन सी वैक्सीन लगी है। जैसे मीजल्स की लगी है, बीसीजी की लगी है, या रूबेला की लगी है, या फिर वो पोलियो की लगी है। हाँ तो जी, हर सारे ये एक लगाते हैं। वैक्सीन पेशेंट को डिरेंज करेगा, चेंज करेगा। एंड उस हमें बहुत बार देखा है कि बच्चे बीसीजी वैक्सीन लेने के बाद सेंसिटिव टू कोल्ड बन जाते, उनको एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम्स। हम बोलते कि ये सीजनल की वजह से हो रहा है, या कुछ एलर्जन की वजह से हो रहा है, डस्ट एलर्जी है। लेकिन बेसिकली कॉज क्या होता है? वैक्सीन कॉज होता है, जैसे बीसीजी वैक्सीन, या तुम्हारी मीजल्स की वैक्सीन स्पेशली। थैंक यू और सर। बहुत सारे जितने भी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लिए ना, वो भी सिम्टम्स आ रहे हैं अभी। या राइट। डॉक्टर नवजोत, थैंक यू सर। मैं आपसे एक अगर केस शेयर कुछ भी करती हूँ। क्वेश्चन है जैसे डॉक्टर तो संजय आप बता रहे मुझे हैं। पोज ये मैसेज कर सकते हो बाद में भी। तुम डेयर ग्रुप ओके। में तो हो ना? हाँ जी। हाँ जी। डेयर ग्रुप में वो हो या आप नवजोत, फेसबुक पे हो? व्हाट्सएप पे ये जो एलुमनाई का ग्रुप है उसमें हूँ मैं। अच्छा आप एलएमएच में, एलुमनाई में हो, डेयर में नहीं हो, कोई हाँ बात तो नहीं, हाँ आप जी। मुझे इनको पर्सनल पे मैसेज कर। तुम क्या करो, इनको कांटेक्ट करो और कांटेक्ट शेयर करो। हाँ, ओके। तो इफ ओके। यू हैव एनी अदर इश्यूज दैट ऑल्सो बीन सॉल्व। वो थैंक यू सो डेयर के मच। फेसबुक पेज पर भी ना, जो फेसबुक पेज है मैम का डेयर का, उस पे भी 29 नवंबर को कुछ मेडिसिन शेयर की गई हैं जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसके साइड इफेक्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे उस पे रेमेडीज आर्टिकल है, लिखा हुआ है एक। ऐसा नहीं कि हाँ थूजा जी, अकेली है, बहुत सारे रेमेडीज है बहुत ऐसा सारी है इसका। उसमें। अगर हाँ, आपको मैं रीड करनी है नवजोत, थोड़ी सी मैं तो एक उसमें देख लेना। केस बताती हूँ। ओके। कुछ देर पहले ही आया था, कुछ महीने पहले, संजय से ऑलरेडी शेयर करा हुआ है। संजय याद है वो ऑटिज्म का केस? राइट राइट राइट। मैं, है ना, कनाडा से था बच्चा, तो उसको हाँ, हमने ओ। ट्यूबरक्लाइनम दिया एंड ही इज इम्प्रूविंग ए लॉट, और वैक्सीनेशन इफेक्ट्स ही हैं उस बच्चे को। तो हाँ रेमेडी जी, कोई भी ओके। आ सकती है बात, नॉट ए थूजा ठीक। सिंगल रेमेडीज हियर। तुझे तो तब दे देते हैं ना, जैसे वैक्सीन लगा स्ट्रेट अवे ब्रॉड उसको दे दिया। स्पेक्ट्रम है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, नहीं, कुछ तो हम काम अज्यूम करेगी। करेंगे अगर वैक्सीन लगा और इमीडिएट तुम अगर रेमेडी दे रहे हो, तो यू डोंट नो कि उसका इफेक्ट, वो रेमेडी कहाँ जा रही है। होम्योपैथिक रेमेडी गो ऑन द पाथ इफ द सिम्टम मैचेस, ओके। है ना? हाँ अगर कुछ हाँ हाँ। ब्लॉक ऑलरेडी बना है और तुम्हारी रेमेडीज को काम करने नहीं दे रहा है, तुम्हारी रेमेडीज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, दे आर आउट ऑफ रीच, तो ये ब्लॉक निकालने के लिए यू कैन यूज एज इंटरकरेंट रेमेडी। ये ओके। ये इंटरकरेंट रेमेडी का रोल ये नहीं है कि डायरेक्ट मैच नहीं होंगे सिम्टम्स, बहुत बार। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैच होते तो वो सबसे अच्छे काम करेगी। अगर मैच नहीं होते तो यू कैन गिव लाइक, जैसे तो आपने बोला थूजा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही है कि इमीडिएट अगर तुम वैक्सीन दे रहे हो साथ में ये भी दे रहे हो तो कुछ काम होगा। कि वैक्सीन ओके। वैक्सीन के लिए काम करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ओके। ओके। और गॉट इट। इंडिविजुअल को उसके रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस करना है या डेवलप करना है, उसके लिए भी कुछ टाइम लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल वो वैक्सीन की तरह रिएक्ट करे ही ना, कोई सिम्टम्स आए ही ना। नहीं, सिम्टम्स आने की जरूरत नहीं है, आज नहीं आएंगे, 10 साल के बाद आएंगे या 25 साल के बाद आएंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन जो भी सिम्टम, अदर सिम्टम को तुम प्रिस्क्राइब कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्ड। तुम्हें पता है रेमेडी ओके। राइट है, मेरा रेपेट्राइजेशन राइट है, केस राइट है, तभी भी मेरी रेमेडी पहुंच नहीं पा रही। और ऐसा ठीक है। एक बार तुम क्या करो, रेमेडी चेंज करोगे, फिर चेंज करोगे, लेकिन कोई भी रेमेडी वहां तक पहुंच रही नहीं है। तो दैट टाइम यू हैव टू सस्पेक्ट देयर इज समथिंग ब्लॉक, और वो रिमूव करने की जरूरत है।
थैंक यू सर, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। चलिए संजय पैकअप करें। हाँ जी, और अगर रोकोगे नहीं तो मैं तो सुबह तक चालू रहूंगा। नहीं भाई नहीं। चलो, मैं इसको तुम बोल दो, थैंक यू, तारीफ करो थोड़ी सी फेसबुक पे। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच। सच में थैंक यू सर, बहुत सारा कुछ जो भूल गए थे वापस याद आ गया। और बहुत सिंपल सारे करके भी बताया सर है ना आज। इडियोपैथिक और वो सब सब भूल चुके थे टर्म्स तो हम लोग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी समझा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तभी बहुत सारा ऑडियंस रहेगा। हमारे पूरा थैंक मंथ सेशंस थैंक यू सर। चलने वाले हैं, मिस मत कीजिए। सारे सेशंस देखिए, जैसे योगेश ने पीछे के डॉक्टर नीलम का और मेरे साथ कनेक्शन बनाया था, आज संजय ने योगेश के साथ भी कनेक्शन बनाया। तो जैसे ही आप कोई मिस करते हैं सेशन, अगले सेशन में पीछे किसी सेशन का जिक्र होगा ही होगा कि उसमें दूसरे मेंटर ने ऐसे बोला था। तो मिस मत कीजिए, सारे सेशंस हमारे यूट्यूब लिंक पर भी हैं और डेयर फेसबुक पे भी हैं, आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं हमको। एंड थैंक यू वंस अगेन। और संजय थैंक यू, दोबारा फिर थैंक हम यू। आएंगे आपके साथ। बिल्कुल हेनरी जी, बिल्कुल हेनरी बोल रहे हैं, विश अनदर सेशन फ्रॉम यू सून सर। श्योर जी, डेफिनेटली।